स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। प्रधानमंत्री सीरीज के इस तीसरे एपिसोड में आज बात करने वाले हैं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। ये ना सिर्फ पहली महिला प्रधानमंत्री थी देश की, बल्कि आज तक पहली महिला प्रधानमंत्री ही हैं, अकेली महिला प्रधानमंत्री देश की। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, दूसरी ऐसी प्राइम मिनिस्टर जिनका टेन्योर सबसे लंबा रहा था, करीबन 1967 से 1967 से 66 से और 1984 तक का ये पूरा टेन्योर इनका रहा था। 4 टर्म्स उन्होंने इसमें अपने एज अ PM यहाँ पे टेन्योर में निकाले थे। आज आपको सब कुछ पता चलने वाला है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टेन्योर के बारे में, कैसा उनका टेन्योर रहा, कैसे उन्होंने सख्त कदम उठाए, 1971 वॉर जो इंडो पाकिस्तान वॉर थी उसको किस तरह से मैनेज किया था, कैसे हमने उसमें जीत हासिल की थी, RAW खुफिया तंत्र जो भारत का, उसे कैसे इस्टेब्लिश यहाँ पे किया था इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी जो जिसको काला अध्याय कहा जाता है भारत की डेमोक्रेसी का, वो यहाँ पे कैसे आई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, उसके बाद में किस तरह से सरकार को गिराया गया, सरकार गिरी। कांग्रेस को, खासकर कांग्रेस इस समय जो प्रधानमंत्री का टेन्योर था जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, कांग्रेस कैसे इस बीच में डिवाइड हो गई थी 2 धड़ों में, ये भी आपको पता चलने वाला है। तो ये आज जो वीडियो है इंदिरा गांधी के टेन्योर का, जो 4 टर्म उनके रहे हैं, उसमें से जो पहला फेज है 1966 से लेके 1977 तक का, ये पूरे इस पहले फेज की आज हम बात करने वाले हैं। UPSC के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आज के लिए आपका होने वाला है एपिसोड। पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। साथ ही साथ में कोई भी सवाल हो आपके, कोई भी बातचीत करनी हो, मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो साल 1966 11 जनवरी का वो दिन था जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर कई सारे देश के बड़े नेता, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कई सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री और भारी पब्लिक जो थी वो जमा थी यहाँ पे पालम एयरपोर्ट पर, और एक सोवियत एयरक्राफ्ट का यहाँ पे वेट किया जा रहा था। ये वो सोवियत एयरक्राफ्ट था, वो विमान था जिसमें भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पार्थिव शरीर आने वाला था। कुछ ही घंटे पहले भारत को ये पता चला था और भारत इस बात से शौक में था, पूरा देश सदमे में था कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, उनका वहाँ पे निधन हो गया है। इसी के साथ आधी रात को ही जब ये खबर आई थी, तो आधी रात को ही यहाँ पे जो उस समय राष्ट्रपति थे हमारे, प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने जो उस समय के गृह मंत्री हुआ करते थे गुलजारीलाल नंदा, उन्हें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। आधी रात को ये निर्णय ले लिया गया था और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारीलाल नंदा को बना दिया गया था। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इस समय एक बार फिर से उत्तराधिकारी का जो सवाल था, एक मुद्दा था कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सामने आ चुका था। पिछले 2 सालों के अंदर ये दूसरी बार हो रहा था। पहले जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर ही इस तरह की सिचुएशन बनी थी देश के अंदर, और अब ये सिचुएशन बन चुकी थी शास्त्री जी की डेथ के बाद। मोरारजी देसाई जो थे वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री की रेस में सामने अपना दावा पेश कर रहे थे। साथ ही साथ जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर आपसी कलह जो थी वो यहाँ पे सामने आने लगी थी, उसका भी दौर अब शुरू होने वाला था। कैंडिडेट्स कई सारे थे प्रधानमंत्री के लिए, अगला प्रधानमंत्री अब कौन बनेगा, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर YB चौहान का नाम था, महाराष्ट्रियन पॉलिटिशियन SK पाटिल का नाम था और संजीवा रेड्डी का भी नाम था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो प्रबल दावेदार माना जा रहा था वो था मोरारजी देसाई को। अब यहाँ पे कांग्रेस में आपसी कलह किस तरह से दिखती है कि जो के कामराज थे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एक बहुत ही दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के कामराज, और जो लेफ्टिस्ट जो नेता थे कांग्रेस के, उनका एक जो पूरा सिंडिकेट हुआ करता था, वो लोग ये नहीं चाहते थे कि देसाई जो है, मोरारजी देसाई, वो प्रधानमंत्री बने। उन लोगों ने यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट को देखना शुरू किया कि किसको यहाँ पे सामने लाया जाए जो देसाई को हरा भी दे, और साथ ही साथ में एक ऐसा कैंडिडेट हो जो कि सिंडिकेट की, खास करके जो कांग्रेस का सिंडिकेट है लेफ्टिस्ट लोगों का और नेताओं का, उनकी शैडो में काम करे, उनके कहने पर काम करे। इसी बीच में बताया जाता है कि इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने भी जब शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में पता चला था, अगला प्रधानमंत्री बनेगा कौन, इसके बारे में सवाल था, तो उस समय से इंदिरा गांधी ने भी यहाँ पे लोगों से बातचीत करना, जो उनसे सीनियर पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, उनके करीबी हुआ करते थे, उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया था, एडवाइस लेना शुरू कर दिया था अपनी कैंडिडेसी को लेकर कि आप वो भी यहाँ पे अपना एक तरह से दावेदारी रखना चाहती हैं तो वो उसमें कैसे काम कर सकती हैं। करीबन 2 दिन बाद ही 13 जनवरी की बात बताते हैं कि प्रधानमंत्री ये जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने यहाँ पे अपना माइंड बना लिया था, अपना मन बना लिया था कि उन्हें यहाँ पे खड़ा होना है, दावेदारी करनी है। इसी बीच में जो कामराज और सिंडिकेट था पूरा कांग्रेस का, उनकी भी जो चॉइस थी, जो वो लोग एक दावेदार ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को यहाँ पे चुना
कि इनको खड़ा किया जाएगा देसाई के सामने। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा, जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी उस समय बताया जाता है कि उनका एक जो इमेज थी वो प्रोग्रेसिव नेता की इमेज इमर्ज हो रही थी, सामने आ रही थी। ऑल इंडिया अपील थी, और खासकर नेहरू की, प्रधानमंत्री नेहरू जो रहे थे उनकी बेटी थी। तो इसके वजह से यहाँ पे ये जो सिंडिकेट था वो सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी एक प्रबल दावेदार हो सकती हैं। अब यहाँ पे इनको जो सिंडिकेट था वो एक और चीज़ जो सोच रहा था उसके दिमाग में जो थी पूरे बड़े दिग्गज नेताओं के कांग्रेस के, कि इंदिरा गांधी को यहाँ पे एक अनएक्सपीरियंस्ड वो यंग लड़की है, वुमेन है, और उनको एक पॉलिटिकल जो रूट्स हैं वो उतने ज़्यादा मजबूत अभी उनके हैं नहीं, वो उतनी ज़्यादा समझ पॉलिटिक्स की रखती नहीं है। तो यहाँ पे जो सिंडिकेट है उसको ये सपोर्ट मिलेगा अगर इंदिरा गांधी को यहाँ पे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, कि सिंडिकेट जो है इंदिरा गांधी के पीठ पीछे से यहाँ पे उनको सामने रखकर पीछे से पूरा जो देश है, तंत्र है, उसको चला सकेगा। कामराज जो थे यहाँ पे उन्होंने बाकी सारे बड़े दिग्गज नेताओं का, अलग अलग स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे उनका सपोर्ट हासिल किया इंदिरा गांधी के लिए। दूसरी तरफ अब देसाई जो थे यहाँ पे एक पूरा इंडिपेंडेंट ये जो ओपन इलेक्शन, फ्री इलेक्शन जो होने वाला था उसके लिए आगे प्रयास कर रहे थे। देसाई और इंदिरा गांधी आमने सामने थे, इनके बीच में चुना जाना था। लेकिन ये जो रिजल्ट थे वो एक तरह से देखा जाए तो सामने सबके जाहिर थे, क्योंकि 14 में से 12 ऐसे मुख्यमंत्री थे अलग अलग राज्यों के जिन्होंने इंदिरा गांधी के फेवर में वो यहाँ पे पहले से आ चुके थे। ये जो सीएम थे, अलग अलग मुख्यमंत्री थे, वो इसलिए आए थे इंदिरा गांधी के फेवर में क्योंकि उन्हें ये था कि एक नेहरू की इमेज साथ में जुड़ी हुई है, और ये जो इंदिरा गांधी है इनकी एक जो मास अपील है, इसके चलते इन्हें अगर हम सपोर्ट करेंगे तो आने वाले चुनावों में हम लोग अपने वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी के सीक्रेट बैलेट इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन हुए 19 जनवरी 1966 को। ये चुनाव जो होता है कांग्रेस पार्टी का कि अगला प्रधानमंत्री किसको चुना जाएगा। इंदिरा गांधी को साउथ की स्टेट्स का, महाराष्ट्र का, वेस्ट बंगाल का सपोर्ट मिला, अलग अलग बड़े बड़े लीडर्स का। और देसाई जो थे, मोरारजी देसाई, उन्हें सिर्फ उनकी जो स्टेट, एक तरह से कहा जाए कि गुजरात जो थी, गुजरात से कुछ मंत्रियों का सपोर्ट मिला, और बिहार और उत्तर प्रदेश से बताया जाता है कुछ नेता थे वो उनके समर्थन में काम कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने यहाँ पे इस चुनाव में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के देसाई को हरा दिया, और जो फाइनल जो वोटिंग थी वो एक तरह से जो टैली थी वो ये थी कि इंदिरा गांधी को 355 वोट मिले थे, 355 वोट्स मिले थे, और देसाई को 169 वोट्स मिले। इसी के साथ 5 दिन बाद 24 जनवरी 1966 ये वो दिन था जब राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति भवन के जो अशोका हॉल है वहाँ पे इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। ये वही हॉल था जहाँ पे इंदिरा गांधी के पिता ने करीबन 19 साल पहले, जवाहरलाल नेहरू ने, देश के पहले प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी। अब यहाँ पे ये जिस दिन इंदिरा गांधी की शपथ हुई, इस दिन एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी जो कि बॉम्बे से जिनेवा के लिए उड़ान भरती है, और मॉन्ट ब्लैंक में वो क्रैश हो जाती है। इस फ्लाइट में करीबन 117 लोगों की जान गई थी, जिनमें से एक थे भारत के सबसे बड़े, एक तरह से सबसे बड़े फिजिसिस्ट, और उस समय हेड थे इंडिया की एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम के, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा का यहाँ पे इस एयरप्लेन क्रैश में निधन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक तरह से देश के लिए वो दिन था जब देश को अपनी पहली प्रधानमंत्री तो मिली थी, लेकिन देश ने एक बहुत ही नामी और बहुत ही खास शख्सियत को खो दिया था। दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके सारे कोर्सेज को ज़रूर देखिएगा यूपीएससी सीएससी के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या करना चाहते हैं। एक बार जाके सारे कोर्सेज स्टडी IQ के ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे कोर्सेज आपके लेकर आए हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड, बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में, बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में, और यहाँ पे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए इन अफोर्डेबल रेट्स पर आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है एक कोड लगाने से, VJ Live। ये आपका कोड है, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। VJ Live यहाँ पे लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, और एक बहुत ही बड़ा आप डिस्काउंट पाएंगे। धन्यवाद। अब इंदिरा गांधी देश की यहाँ पे जब प्रधानमंत्री बनती हैं साल 1966 में, तो ये वो साल था, एक तरह से आपको बता दें कि जब देश के हालात क्या थे। पंजाब उबाल पर था, खालिस्तानी विद्रोही जो थे वो धीरे धीरे वहाँ पे पनप रहे थे। नागा और मीज़ो का जो विद्रोह था क्षेत्रों में, मिजोरम में, वो भी चल रहा था। देश के बड़े हिस्सों में, खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर अकाल की स्थिति बन चुकी थी। जो 1962 वॉर हुई थी, 1965 वॉर हुई थी, पहले 1962 सीनो इंडियन वॉर चाइना के साथ भारत की, उसके 1965 पाकिस्तान के साथ भारत की। तो इन वॉर के बाद जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। पाकिस्तान और चाइना का जो एक्सेस था वो भी आगे बढ़ रहा था, वो दोनों भी एक साथ आगे बढ़ रहे थे, और इसकी वजह से जो एक राइज आया था बहुत ज़्यादा, वो हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर में आया था। देश में उस समय अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बेहद ज़्यादा बढ़ चुका था, खासकर 1966 में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था।
लोगों के पास नौकरी नहीं थी, कामकाज नहीं था। इकोनॉमी जो थी वो भारत की वो लगातार डिक्लाइन हो रही थी। बताया जाता है कि रिसेशन का दौर चल रहा था। इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन जो था वो ख़त्म हो चुका था हमारे। और 1966 लगातार दूसरे साल, ये वो दूसरा साल था जब लगातार बारिश नहीं हुई थी। जो ये दूसरा वर्ष माना जाता है जब बारिश यहाँ पे नहीं हुई, और जो सूखा था, जो सूखा पड़ा भारत के अंदर, वो पिछले साल सन 65 से ज़्यादा भारी मात्रा में पड़ा था। और इतना ज़्यादा सूखा पड़ा था कि यहाँ पे हमारे पास भुखमरी की हालत हो गई थी भारत के अंदर। ऐसे में कई सारे अलग अलग राज्यों में, कई सारे क्षेत्रों में देश के आंदोलन होने लगे। स्टूडेंट्स हड़ताल पर उतर गए थे, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर सामने आ गए थे। और ऐसे में कई बार ये जो प्रोटेस्ट थे जो वो वायलेंट भी हो जाते थे, कई बार हिंसा भी होती थी। इसी बीच में एक नया टर्म जो था बंद का, ये यहाँ पे सामने आता है। बंद मतलब जहाँ पे किसी कस्बे का, किसी शहर का, किसी राज्य में, किसी जगह को वहाँ पे बंद का ऐलान कर दिया जाता था। उसके बाद वहाँ पे पूरी तरह से हर एक चीज़ पर रोक लगा दी जाती थी। पुलिस और जो आंदोलनकारी थे उनके बीच में झड़प होती थी। उसके बाद में कई बार कानून जो व्यवस्था थी वो खराब होती थी। इसमें कई बार लोगों की जान भी गई। तो ये वो दौर था जब इंदिरा एक तरह से जब प्रधानमंत्री बनी है, उसी समय से ये दौर भारत के अंदर शुरू हो चुका था। तो भारत एक बड़ी ही मुश्किल परिस्थिति में यहाँ पे था। इंदिरा के पास अपने मंत्रिमंडल को अब यहाँ पे सेटल करना था, लेकिन बताया जाता है कि मंत्रिमंडल में बदलाव करने के लिए, उसमें काम करने के लिए उनको ज़्यादा जगह ही नहीं दी गई। के कामराज जो थे उन्होंने ये कहा कि शास्त्री जी का जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री के तौर पर, उनके जितने भी मंत्री हैं उन अधिकांश मंत्रियों को बनाए रखा जाए, उन्हीं को रिपीट किया जाए। और इंदिरा गांधी ये चाहती थी इसमें कि कुछ मंत्री ऐसे हों जिनको बदला जाना चाहिए। उसमें से एक नाम था गुलज़ारी लाल नंदा का। वो चाहती थी कि गृह मंत्री गुलज़ारी लाल नंदा को नहीं बनाना चाहिए दोबारा से, लेकिन के कामराज के और सिंडिकेट जो था कांग्रेस का, उसके दबाव के चलते इंदिरा गांधी को यहाँ पे ना चाहते हुए भी गृह मंत्री बनाना पड़ा गुलज़ारी लाल नंदा को। अब इसके बाद में क्या होता है कि एक जो सिर्फ दो ऐसे चेहरे थे जिनको इंदिरा गांधी के कहने पर मंत्रिमंडल में, और बताया जाता है कि दूसरा जो कमीशन थी, जो आपका प्लानिंग कमीशन थी, उसका हेड बनाया गया। तो ये एक चेहरे थे जो बुद्धिजीवी और समाजवादी, जिन्हें अशोक मेहता, जिन्हें प्लानिंग कमीशन का यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और दूसरे एक और चेहरे थे असम के फरुखुद्दीन अली अहमद। तो ये सिर्फ दो चेहरे थे जिनको इंदिरा गांधी की मंजूरी पर यहाँ पे रखा गया सामने। के कामराज और सिंडिकेट जो था पूरा कांग्रेस का, वो इंदिरा गांधी को एक तरह से गलत आंक रहे थे। वो ये मान रहे थे कि ये वो शख्स हैं, वो कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनने के, जिनको हम अपने अकॉर्डिंगली चला सकेंगे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि बचपन से ही जिस महिला ने अपने आसपास फ्रीडम स्ट्रगल जो था, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसको इतनी करीबी से देखा हो, 1930 में, 1930 में जिसने सिविल डिसोबीडेंस जो मूवमेंट हुआ था, तो गांधी जी के सपोर्ट में, यहाँ पे उस मूवमेंट के सपोर्ट में, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में उन्होंने वानर सेना बनाई थी बच्चों की। साथ ही साथ में बाल चरखा संघ को बनाया था 1930 में, उसको लीड करती थी। तो एक ऐसी महिला कैसे दब सकती है किसी से? ये लोग यहाँ पे इंदिरा गांधी को पूरी तरह से गलत आंकने पे लगे हुए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीएम की शपथ लेने के साथ ही एक बड़ा संकट था, उसको झेलना पड़ा, जो कि उनके पिता नेहरू जी को भी झेलना पड़ा था देश के अंदर। ये संकट था मिजोरम में विद्रोह का। लाल डेंगा और MNF, मिजो नेशनल फ्रंट का जो विद्रोह चल रहा था, उसको यहाँ पे इन्हें झेलना पड़ा। 1966 तक ये वही साल था जब इतने ज़्यादा हालात बिगड़ चुके थे कि यहाँ पे MNF ने इंडियन गवर्नमेंट के, भारत की सरकार के खिलाफ एक ऑपरेशन जारी कर दिया था, एक ऑपरेशन चला दिया था, ऑपरेशन जेरिको, जिसमें 1000 MNF के जो विद्रोही थे उन लोगों ने असम राइफल्स और BSF के जो कैंप्स थे मिजोरम के अंदर, वहाँ पे अटैक कर दिया। आधी रात को यहाँ पे हमला कर दिया जाता है। 1 मार्च 1966 का वो दिन था जब MNF ने यहाँ पे आज़ाद मिजो देश की घोषणा कर दी थी। इसी के साथ में इंदिरा गांधी ने जब ये देखा, लाल डेंगा का जो आतंक था उसको बढ़ता हुआ देखा, तब एक बड़ा डिसीजन लिया था, एक बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने क्या किया कि 4 दिन बाद ही 5 मार्च 1966, ये वो दिन है जिसको इंदिरा की एक बड़ी गलती के तौर पर कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग आज तक इस पर सवाल उठाते हैं। ये वो दिन था, प्रधानमंत्री बनते के साथ ही इंदिरा गांधी ने जो किया था कि इंडियन आर्मी को, जो आर्मी थी उसको आदेश दिया, आर्मी को यहाँ पे मिजोरम भेज दिया जाता है, और एयरफोर्स की मदद से यहाँ पे आइजॉल पर बॉम्बिंग कराई गई थी। आइजॉल पर यहाँ पे बॉम्बिंग कराई जाती है। सेना ने मिजोरम को पूरी तरह से घेर लिया, वहाँ पे जो विद्रोही थे उनको भगाया, कई सिविलियंस की यहाँ पे डेथ हुई, ये बताया जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे ये जो काम था, जो कदम इंदिरा ने उठाया था, इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा MNF और मिजोरम के ऊपर।
एमएनएफ का जो विद्रोह था वो और ज़्यादा बढ़ गया और मिजोरम के जो लोग थे वो और ज़्यादा विद्रोह में आ गए। एमएनएफ के एक तरह से एमएनएफ की तरफ उनका झुकाव हो गया था। इतने बड़े कदम पर इंदिरा गांधी के उनके ऊपर हमेशा सवाल खड़े होते रहे कि आइजॉल के ऊपर वहाँ पे उन्होंने बॉम्बिंग करा दी थी भारतीय एयरफोर्स की मदद से। अब इसके बाद ये मार्च का महीना जो था, इसी के एंड में आखिरी कुछ दिनों में इंदिरा गांधी ने अब अपने फॉरेन अफेयर्स पर देश के यहाँ पे उन पर ध्यान देना शुरू किया, अटेम्प्ट करना शुरू किया जो बाहरी जो देश हैं, विदेश की जो सुपर पावर्स हैं, उनके साथ में नज़दीकियाँ बढ़ाने का। भारत में क्योंकि भुखमरी के लगातार हालात चल रहे थे, जो मार्च का महीना था, 28 मार्च का वो दिन था, 28 मार्च 1966, जब इंदिरा गांधी ने अपनी पहली विजिट की यूएस की, अमेरिका की। वॉशिंगटन उनका जाना हुआ। दरअसल क्या था कि भारत जो था वो फूड के इंपोर्ट के लिए जो अमेरिका का जो वीट था, PL 480 स्कीम के तहत उसके वीट पर निर्भर करता था, उसके वीट एड प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पे लगातार हमें एक अर्जेंट नीड थी हमारे इकोनॉमिक एड के लिए, जो कि इकोनॉमिक एड जो वर्ल्ड बैंक से हमें चाहिए था, और साथ ही साथ में जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पे उन्होंने जो भारत और पाकिस्तान का जो 1965 की वॉर हुई थी, उसके बाद जो एक तरह से फंड के ऊपर जो रोक लगी हुई थी, उसको भी यहाँ पे रिज्यूम कराना था, उसको भी शुरू कराना था। तो इन सब के चलते इंदिरा गांधी यहाँ पे US के प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन से मिलती हैं। वॉशिंगटन में इन लोगों की मुलाकात हुई। लिंडन बी जॉनसन ने आके इंदिरा गांधी को वेलकम किया। इसके बाद इनकी जब लंबी मुलाकात चली, इस बीच में जॉनसन ने इंदिरा गांधी से ये वादा किया था कि PL 480 स्कीम के तहत जो अमेरिका है वो 3.5 मिलियन टन फूड ग्रेन्स जो है वो इंडिया में इंपोर्ट करेगा, साथ ही साथ में $900 मिलियन का एड भी देगा, पैसा भी देगा। तो फाइनेंशियल जो हेल्प, इकोनॉमिक एड जो भारत को चाहिए था वो भी देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। इंदिरा गांधी जब यहाँ से वापस आती हैं तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जिस ड्यूरेशन में ये जो ग्रेन्स थे, फूड ग्रेन्स था, जो अनाज था वो आना था, वीट जो आना था अमेरिका से भारत में, ना वो आया, ना ही ये जो एड की, इकोनॉमिक एड जो पैसे की जो प्रॉमिस हुआ था, ना ही इस पे US ने कुछ काम किया। इंदिरा गांधी ने इससे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील किया। उन्होंने इसको एक तरह से ऐसा समझा कि उनका और भारत का अपमान किया गया है, और इसी के साथ उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि US के साथ में, उस देश के साथ में अब हम ज़्यादा अपने संबंध नहीं रखेंगे। आपको बता दें, वही समय था जब US जो था वो वियतनाम की कैपिटल हनोई पर यहाँ पे लगातार बॉम्बिंग कर रहा था। यहाँ पे उस पर धमाके किए जा रहे थे, बॉम्ब गिराए जा रहे थे वियतनाम के ऊपर US के द्वारा। जो वॉशिंगटन की विजिट रही इंदिरा गांधी की, उस समय मार्च और अप्रैल के महीने में उन्होंने कुछ भी अपना जो स्टेटमेंट एक था वियतनाम इशू के ऊपर, जिस पे पूरा देश उस समय बोल रहा था, उस पर कोई अपना स्टेटमेंट जारी नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि US की तरफ से भारत को कोई मदद नहीं मिली है, 3 महीने का समय जब निकल गया, उस तरह का जो प्रॉमिस, वादा जो किया था US के प्रेसिडेंट ने, उस पर वो खरे नहीं उतरे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन का दौरा किया। वो मॉस्को पहुंचती हैं, और मॉस्को पहुंची जुलाई 1966 में। उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया मॉस्को के साथ। उन्होंने यहाँ पे सोवियत के साथ एक स्टेटमेंट इशू किया, जहाँ पे जो बॉम्बिंग चल रही थी US की नॉर्थ वियतनाम के ऊपर, उसकी कैपिटल हनोई के ऊपर, उस पर उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया था सोवियत यूनियन के साथ, जहाँ पे इमीडिएट एंड का निर्णय लिया गया था। कहा गया था, एक तरह से आह्वान किया गया था कि एक इमीडिएट एंड लगाया जाए US की बॉम्बिंग पर, वियतनाम पर जो US लगातार कार्रवाई कर रहा है। और इसको एक टर्म दिया गया था, इसको नाम दिया गया दुनिया की सुपर पावर्स के द्वारा यहाँ पे, कि साम्राज्यिक आक्रामकता, ये इंपीरियलिस्टिक एग्रेशन है जो US वियतनाम के साथ कर रहा है। तो यहाँ पे US के सामने अब मुखर तरीके से इंदिरा गांधी खड़ी हो गई थी एक तरह से आके। इंदिरा गांधी ने इसके बाद में अपनी जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी, उनके साथ में जो संबंध थे उनको सही करना शुरू किया। खासकर जो इजिप्ट के नासिर थे, उनके साथ में यूगोस्लाविया के टीटो थे, उनके साथ में इन्होंने स्ट्रेस देना शुरू किया कि नॉन अलाइंड कंट्रीज़ को पॉलिटिकली और एक तरह से इकोनॉमिकली एक साथ रहना पड़ेगा, जिससे कि ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, खासकर US है, उससे बचा जा सके। उसका कोई भी काउंटर अगर होता है हमारे ऊपर, तो उससे हम बचें। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने सोवियत लीडर्स के साथ में भी कई सारी मीटिंग्स की। इसके बाद उन्होंने ये जो सोवियत और भारत की फ्रेंडशिप थी, जो मित्रता थी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर डाला। एक तरह से देखा जाए तो इंदिरा गांधी ये सब जो कर रही थी वो ये था कि जब से उन्होंने वॉशिंगटन का दौरा किया था, जो उनका पहला दौरा था, इसके बाद वो अमेरिका का जो बिहेवियर था, प्रेसिडेंट जॉनसन का जो बिहेवियर था, उसके बाद एक तरह से स्वतंत्र मेजॉरिटी की जो एक तरह से रिलेशन होता है फॉरेन अफेयर्स में, कि आप सभी के साथ में जो ऐसे देश हैं, आप किसी के दबाव में आकर किसी से मित्रता नहीं करेंगे, आप यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों से, अलग अलग देशों से
मित्रता यहाँ पे करेंगे, उस पॉलिसी को यहाँ पे अपनाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने फॉरेन अफेयर्स की वो पॉलिसी अपना ली थी। लेकिन अब एक डिसीजन ऐसा बड़ा वो लेने वाली थी जिसकी वजह से देश में, खुद के देश में, भारत के अंदर इंदिरा गांधी को बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ सकता था। दरअसल इंदिरा गांधी जो थी, उन्हें ज़्यादा समझ नहीं थी जो इंटरनेशनल फाइनेंस, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, ना ही उनको इस तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ में किस तरह से डील करना है उसकी ज़्यादा समझ उस समय पे थी। तो उन्होंने अपने इकोनॉमिक एडवाइजर्स से यहाँ पे कंसल्ट किया। इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने इंदिरा गांधी को ये बताया था उस दौर में कि जो शास्त्री जी थे उनके टाइम से ही, जब वो PM थे उस समय से ही वर्ल्ड बैंक और IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंडियन करेंसी जो है, भारत का जो रुपया है, उसके डिवैल्यूएशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार उसको डिवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी जो कीमत है रुपए की, उसको घटाया जाए। अब इसको देखते हुए यहाँ पे डिवैल्यूएशन के बारे में इंदिरा गांधी ये जानती थी कि डिवैल्यूएशन करने से रुपए का, भारत की जो करेंसी है उसका, यहाँ पे पॉलिटिकल इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। जो विद्रोह, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे खड़े तौर पर एक तरह से उनके विपक्ष में खड़ी हो जाएंगी, उनके सामने आके उनकी, हो सकता है उनकी खुद की पार्टी के लोग उनको इस डिसीजन को ना माने। उन्होंने अपने कई सारे सीनियर जो इकोनॉमिस्ट थे देश के उस समय के, उनसे कंसल्ट किया, जिसमें DN गडगिल भी शामिल थे। DN गडगिल उस समय वाइस चेयरमैन हुआ करते थे प्लानिंग कमीशन के। तो यहाँ पे उनसे भी यहाँ पे इंदिरा गांधी ने एडवाइस ली इस मुद्दे पर, क्या करना चाहिए, क्या हमें डिवैल्यूएशन करना चाहिए इंडियन करेंसी का। लेकिन इसके बाद सामने एक जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि भारत इस समय पे जो पिछले कुछ ही सालों में 2 लड़ाइयाँ, भारी लड़ाइयाँ झेल चुका है, एक चाइना के साथ, एक पाकिस्तान के साथ। हमारे यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, सीवियर ड्रॉट यहाँ पे हमारे यहाँ पड़ रहा है, और साथ में जो हमारा खजाना है वो भी खाली है। तो कोई और अल्टरनेटिव हमें यहाँ पे नहीं दिखता अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करने के अलावा। कई सारे नेगोशिएशंस तो जो थे, जो बातचीत थी डिवैल्यूएशन करने पे रुपए के, उसको सीक्रेसी में किया जाता है। इंदिरा गांधी ने, उनके जो कुछ इकोनॉमिक एडवाइजर्स थे, उन्होंने बहुत ही सीक्रेट तरीके से यहाँ पे एक निर्णय बना लिया था, जो कि खासकर कांग्रेस के भी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी नहीं पता था। बाद में उन्होंने इस पर मुख्य तरीके से बोला भी कि हमारे डिसीजन के बिना, हमसे पूछे बिना ये चीज़ की गई। और इसी के बाद इंदिरा गांधी एक निष्कर्ष पर निकल चुकी थी, एक डिसीजन पर पहुंच चुकी थी, जो उन्होंने डेट चूज़ की जिसके लिए 6 जून 1966। ये आपको फिगर बता दें, 6/6/66 का वो फिगर था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के आर्थिक इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन इसको माना जाता है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रुपए की जो कीमत थी उसको 36.5% गिरा दिया। 36.5% उस कीमत को घटा दिया जाता है। इसके बदले जो डॉलर था उसकी कीमत 57.4% बढ़ चुकी थी। इंदिरा गांधी के इस निर्णय को बहुत बड़ा विद्रोह झेलना पड़ा, उसके खिलाफ कई लोग खड़े हो गए। देश के कोने कोने में जब लोगों को ये सब पता चला कि जो रुपए है उसकी वैल्यू को घटा दिया गया है इंदिरा गांधी के द्वारा, तो यहाँ पे लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू की। कई सारे लोग ये मानते हैं कि इंदिरा गांधी के टेन्योर का, जब वो प्रधानमंत्री बनी तो सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन था उनका। और खासकर कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये उन्होंने US के प्रेशर में किया है, क्योंकि आपको बता दें कि जब इंदिरा गांधी का वॉशिंगटन का दौरा हुआ था तो उस समय पे एक ये भी जो बात थी वो भी सामने आई थी कि US जो है, जो वर्ल्ड बैंक है, जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये लोग जो हैं वो लगातार इंसिस्ट कर रहे हैं भारत का जो रुपए है, जो रुपया है, उसको डिवैल्यूएट करने के लिए, उसका डिवैल्यूएशन करने के लिए। तो इसके चलते यहाँ पे कांग्रेस के अंदर भी विपक्षी पार्टियों ने भी इंदिरा गांधी का खुलकर विरोध किया। और के कामराज, जो इतने बड़े लीडर हुआ करते, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि उनसे इस बात के लिए कंसल्ट ही नहीं किया गया। और ये एक ऐसा निर्णय है जो कि इलेक्शन आने वाले हैं, और इलेक्शन के उस दौर में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है जो कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। डिवैल्यूएशन करना रुपए का एक तरह से बहुत ही फेल डिसीजन साबित हुआ इंदिरा गांधी का। ये एक बेकार डिसीजन साबित हुआ। जो ऑब्जेक्टिव रखे गए थे कि डिवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन कैपिटल जो है उसको अट्रैक्ट किया जाएगा भारत में लाने के लिए, इनमें से कुछ भी हुआ नहीं। ना ही ये हुआ कि जो ग्रेन्स का फ्लो था, जो फ्लो ऑफ फूड था वो बढ़ा, ना ही फॉरेन एड आया भारत के पास। और कई सालों बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने ये माना था, इंदिरा गांधी ने ये स्टेटमेंट जारी किया था जब उन्होंने कन्फेस किया था अपनी गलती जो थी ये डिवैल्यूएशन करने के रुपए को, उसको माना था जब उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत ही गलत चीज़ हुई जिसने भारत को और हमें बहुत बुरी तरह हार्म किया है, बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया है। तो अब PM इंदिरा का यहाँ पे विद्रोह हुआ, उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी इस निर्णय के बाद में
एक बार फिर से सामने आती हैं एक नए कॉन्फिडेंस के साथ में। उन्होंने अब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि प्रेस के साथ में वार्ता करना शुरू की, मीटिंग्स करना शुरू की। कई सारे एडिटर्स और कॉलमिस्ट जो थे उस समय के, उनके साथ में मिला करती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो हर महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ज़रूर करती थी। इंदिरा गांधी ने एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, एक तरह से इनफॉर्मल अपना पर्सन टू पर्सन जो टॉक्स होती हैं वो ऑल इंडिया रेडियो पर, AIR पर शुरू कर दी थी। हुआ क्या कि इंदिरा गांधी के लिए अब इस बीच में, क्योंकि एक नया घर भी देखना है, क्योंकि उनके जो दोनों बेटे थे वो इंग्लैंड से वापस आने वाले थे, उनको एक ऑफिस चाहिए था, मीटिंग करने के लिए विजिटर्स के लिए जो हॉल था वो चाहिए था। तो यहाँ पे उनका जो घर था वो चुना जाता है एक सफदरजंग रोड को, जो प्रधानमंत्री का निवास बना। इसके बाद अब अक्टूबर का महीना क्योंकि आ चुका था, इंदिरा गांधी को एक और विद्रोह का सामना करना था, उनके सामने एक और विद्रोह आने वाला था। दरअसल 1966 का ये वो साल था कि जब भारत में गौ हत्या के ऊपर कानून बनाने के लिए एक कोशिश की जा रही थी। कई लोगों ने कहा कि ये जो कानून बनाने की कोशिश थी ये राजनीतिक साजिश के तौर पर किया गया था, लेकिन दरअसल हुआ कुछ ये था कि गौ हत्या के ऊपर हरियाणा के करनाल जिले के जो उस समय के जनसंघ के सांसद हुआ करते स्वामी रामेश्वरानंद, तो रामेश्वरानंद ने उस समय पे ये जो आंदोलन था इसको वो नेतृत्व कर रहे थे। और यह आंदोलन इस तरह का था कि उनकी मांग थी कि देश में एक कानून होना चाहिए जिसके तहत गौ हत्या को अपराध माना जाए, या अपराध माना जाए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो था उस समय पे इस मांग का समर्थन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इंदिरा सरकार ने क्या किया कि वो इस मांग के खिलाफ सदन में खड़ी हो जाती हैं। उनका ये कहना था कि ये क्योंकि जो मांग है ये ना सिर्फ सरकार पे अटैक है, बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ पर भी अटैक है, आम जीवन की, ये उनके वैल्यूज़ और ट्रेडिशन के ऊपर अटैक है। तो इस मांग को लेकर जो हज़ारों साधु संत थे, जब इंदिरा का ये सदन में बयान आया कि वो इस मांग को नहीं मान रही हैं, तो गौ हत्या को आपराधिक कानून बनाने के चलते कि उसको अपराध माना जाए, इसके लिए हज़ारों साधु संत बताया जाता है अपनी गायों के साथ, अपने पशुओं के साथ में दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। ये दिल्ली पहुंच जाते हैं और आधिकारिक जानकारी जो बाद में दी गई थी वो ये था कि उन्होंने इतने जो साधु संत आए थे जिनके पास डंडे थे और ये सब चीज़ें जो लेके आए थे, उन्होंने सरकारी संपत्ति को यहाँ नुकसान पहुंचाया। जो मंत्रालय की इमारत थी उसके बाहर तोड़फोड़ की और साथ में संसद में घुसने का प्रयास किया था। भारत के इतिहास में संसद में ये पहला एक तरह से इसको हमला देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि ये वो दिन था कि जब सुरक्षा कर्मियों को संसद के बचाव में यहाँ पे गोलीबारी करनी पड़ी। ये 7 नवंबर का दिन था, 7 नवंबर 1966। और उस दिन इस गोलीबारी के चलते जो साधु संतों के ऊपर एक तरह से नरसंहार के तौर पर इसको देखा जाता है, इंदिरा का एक और बड़ा जो उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है। तो ये वो दिन था 7 नवंबर 1966 का, जब करीबन 10 लोगों की यहाँ पे मौत हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने क्या किया इसके बाद कि जितने भी जो साधु संत थे, जितने भी जो आंदोलनकारी थे, उन्हें DTC की बसों में बिठाकर अरावली की जो जंगल थे, उनकी पहाड़ियों वहाँ पे जंगलों में छोड़ आते हैं, जो मेहरौली गुड़गांव के पास में जो जंगल पड़ते हैं वहाँ पे छोड़ा है। इस घटना के बाद भारत के उस समय के जो गृह मंत्री हुआ करते थे गुलजारीलाल नंदा, उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने गुलजारीलाल नंदा को ये कहा था कि आपको इस स्थिति को काबू करने के लिए आप यहाँ पे तैयार रहिएगा और पहले से इसको आपको तैयार रहना है। लेकिन ये स्थिति काबू नहीं की जा पाई और इसके बाद में जो हिंसा हुई उसके चलते कई लोगों की जो मौत हुई, उसके तहत यहाँ पे उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना पड़ता है। अब जब यहाँ पे नंदा ने अपना इस्तीफा सौंपा, उसके बाद में कांग्रेस के अंदर जो था, जो सिंडिकेट था, जो सीनियर लीडर्स थे, वो यहाँ पे इंदिरा से नाराज़ हो जाते हैं। इंदिरा से नाराज़ हुए और ये वो साल था 1966 जब भारत की जो राजनीति थी उसने, पार्लियामेंट ने, सदन ने एज अ इंस्टीट्यूशन खुद को बदलता हुआ पाया। वो इस तरह से पाया था कि सदन में डिस्टर्बेंसेस लगातार होने लगे थे, इनडिसिप्लिन की घटनाएं होने लगी थी, आपत्तिजनक कमेंट एक दूसरे पर करते थे राजनेता। ये दौर शुरू हो चुका था। यहाँ से सीनियर मेंबर्स जो थे अपोजिशन के, उन्होंने अलग अलग तरह के कमेंट इंदिरा गांधी के ऊपर करना चालू किए। उनके ऊपर एक तरह से जो पार्लियामेंट का डेकोरम था उसको तहस नहस कर दिया गया था। पर्सनल अटैक किए गए इंदिरा गांधी के ऊपर, उनको गूंगी गुड़िया भी यहाँ पे कहा गया। और ये वही दौर था जब डेकोरम था जो पार्लियामेंट का, वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया भारत को। तो अब साल 1967 आता है, 67 का साल आता है। कांग्रेस के अंदर ये जो विद्रोह था वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा था, पूरे देश भर को दिखाई दे रहा था। कांग्रेस का एक जो स्ट्रक्चर था, जो एक इमेज थी, वो देश के सामने ही एक तरह से खत्म होती जा रही थी। भरोसा लोग भी नहीं दिखा पा रहे थे कांग्रेस के ऊपर। और यही वो साल था जब चौथे जनरल इलेक्शंस होने वाले थे। फरवरी 1967 में जनरल इलेक्शंस होते हैं। कांग्रेस जो थी वो अपना एक तरह से इमेज को बिगाड़ चुकी थी खुद ही से,
जनता के सामने उनके कई सारे लीडर्स के करप्शन के चार्जेस भी सामने आ रहे थे। एक तरफ देश में भुखमरी फैली हुई थी, गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, और दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता थे ऐसे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी सामने आ रहे थे। इन सब के चलते यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, और 1967 का जो इलेक्शन था उसमें जो वोटर टर्नआउट था, एलिजिबल वोटर टर्नआउट, वो 61.1% रहा था उस समय तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट। तो जो वोटर टर्नआउट था वो भी हाईएस्ट था, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को यहाँ पे इस इलेक्शन में एक सेटबैक मिला। कांग्रेस ने यहाँ पे अपनी जो कंट्रोल था लोकसभा पे उसको तो बरकरार रखा, वो जीत चुके थे यहाँ पे 284 सीट 520 सीटों में से। लेकिन यहाँ पे एक जो सरकार थी वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। कांग्रेस की जो पावर थी अलग अलग स्टेट्स में, जो प्रॉपर पावर हुआ करती थी, वो डिवाइड हो चुकी थी। अलग अलग पार्टीज, ग्रुप्स ने, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने इस पावर को डिस्टर्ब कर दिया था एक तरह से, और कोएलिशन सरकार यहाँ पे बनती है। बहुत सी अपोजिशन जो ऐसी ऑल जितने भी अपोजिशन रूल स्टेट थे जहाँ पे अपोजिशन की जो कैंडिडेट हुआ करते, सरकारें हुआ करती थी, एक्सेप्ट तमिलनाडु, यहाँ पे कोएलिशन सरकार यहाँ पे बनी। कांग्रेस का जो एक तरह से पूर्ण बहुमत वाला जो फेज था वो यहाँ पे खत्म होता दिखाई दिया। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश में अपोजिशन गवर्नमेंट जो थी, जिसमें स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, आपका बीकेडी, सोशलिस्ट और सीपीआई जो थी पार्टी, इन लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन के अंदर एक कोएलिशन की सरकार यहाँ पे बनाई। साथ ही साथ में इस इलेक्शन के बाद देश ने एक अलग राजनीति को देखा, एक अलग राजनीति का वो दौर देखना शुरू हुआ जब छोटे छोटे दल जो थे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाना शुरू की। निर्दलीय कैंडिडेट जो हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनकी इंपॉर्टेंट भूमिका सामने आई, और कई बार इन सब घटनाओं की वजह से, इन सब कैंडिडेट्स की वजह से, अलग अलग छोटे दलों की वजह से सरकारें भी गिराई गई, सरकारें गिरी भी अलग अलग राज्यों की। दल बदल की घटना वहाँ पे सामने आती है। पहली बार दल बदल की घटना जो थी वो हरियाणा में हुई। इसके बाद में जब ये लगातार होने लगा तो जो कैंडिडेट हुआ करते हैं दल बदलने वाले, ये भी वहीं से सामने आया कि जब उनका विधायकों को, उन कैंडिडेट्स को आयाराम गयाराम कहा जाने लगा था। तो ये जो एक टर्म आप सुनते होंगे आयाराम और गयाराम, ये इसी दौर से निकला। इसके बाद मई का महीना आता है। कांग्रेस के भीतर जो आपसी कलह थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इंदिरा और सिंडिकेट के बीच में अब मुखर तौर पर सामने एकदम खुलकर जो टकराव था वो दिखाई देने लगा था। इसी बीच हुआ क्या, एक बड़ा चीज़ कि प्रेसिडेंट जो थे एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का टर्म जो था वो खत्म होने वाला था। कांग्रेस का जो सिंडिकेट था, जो सीनियर लीडर्स थे, वो ये चाहते थे कि राधाकृष्णन को एक और बार मौका दिया जाए उनको प्रेसिडेंट बनाने का। उनका जो टर्म था उसको दोबारा से उनको ही नॉमिनेट किया जाए दूसरे टर्म के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी एक बार फिर से अपने सिंडिकेट के सामने कांग्रेस के अंदर ही विपक्ष में आके खड़ी हो गई। उन्होंने ये सामने वो ये इसलिए नहीं चाहती थी, बेसिकली जो बताया जाता है कि उन्हें राष्ट्रपति जो थे राधाकृष्णन, उनके तौर तरीके नहीं पसंद थे, जिस तरह का उनका एटीट्यूड था प्रधानमंत्री के सामने। मतलब इंदिरा गांधी के लिए जो उनका एटीट्यूड था वो उन्हें नहीं पसंद था। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी जब भी उनके पास कोई नई चीज़ लेके जाती थी, अपना कोई तथ्य लेके जाती थी, फैक्ट लेके जाती थी, तो राधाकृष्णन जो थे वो उनकी सुनने के बिना अपनी चीज़ें उन्हें बताने लगते थे। अपने जो फैक्ट थे, जो अपनी बात वो रखना चाहते थे, वो उनके सामने रखते थे। तो वो एक ऐसे प्रेसिडेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती थी जो कि प्राइम मिनिस्टर के तरफ उनका एटीट्यूड इस तरह का हो। इसलिए पीएम इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उस समय पे वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जो थे, उन्हें स्ट्रॉन्ग जो अपोजिशन बना के सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सामने कैंडिडेट बना के खड़ा कर दिया। इस बात का भारी विरोध होता है कांग्रेस के अंदर, सिंडिकेट के अंदर, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना मन बदलने से मना कर दिया। उन्होंने यहाँ पे जाकिर हुसैन को कैंडिडेट बनाया, और साथ ही साथ इसके बाद हुआ क्या कि 13 मई 1967 को जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यहाँ पे जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने। इंदिरा के सामने जो मुश्किल का समय था वो लगातार चल ही रहा था, लेकिन इसी के साथ इंदिरा की छवि जो थी वो एक स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पर सामने आ चुकी थी, कांग्रेस के अंदर भी, विपक्षी पार्टियों के सामने भी और जनता के सामने भी। क्योंकि 67 से 70 तक कई राज्यों में भारत के सरकारें गिरी, अलग अलग सरकारें गिरती रही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी की तैसी रही। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी लोकसभा पे उनका जो एक तरह से वो लोग रूल कर रहे थे, तो ये यहाँ पे बनी रही। साथ ही साथ जो चुनाव हुआ था हाल ही में 67 का, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी एक अकेली स्टार कैंपेनर थी, जो कि पूरे देश भर में उन्होंने दौरे किए, कांग्रेस की तरफ से वोट कैच किए, लोगों के वोट उनको मिले, और इंदिरा गांधी एक बार फिर से चुन के आती हैं सामने, और साथ ही साथ एक बड़ी नेता के तौर पर उभरी थी। इस बीच में ये हुआ था कि सिंडिकेट ने प्रेशर बनाया था इंदिरा गांधी के ऊपर कि मोरारजी देसाई को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद मोरारजी देसाई को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद दिया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दी गई। इंदिरा गांधी नाखुश थी इस डिसीजन से, लेकिन इसी के साथ उन्हें ये करना पड़ा। साल 1968 आ जाता है, अगला साल। इंदिरा गांधी ने भारत के खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने किया क्या कि दरअसल था क्या कि 1962
और 65 की जो वॉर हुई थी भारत की पाकिस्तान और चाइना के साथ में, तो इसमें जो हमारी खुफिया तंत्र, हमारा जो आईबी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके ऊपर ये ब्लेम डाले जाते थे कि आईबी जो थी वो प्रॉपर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर करने में असफल रही है, और प्रधानमंत्री उस समय के जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको और लाल बहादुर शास्त्री को इंटेलिजेंस देने में यहाँ पे असमर्थ साबित हुई है। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे ये चाहा कि भारत की एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस आउटफिट होनी चाहिए, एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए, उसको लीड ऐसा कोई शख्स करे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके और जिसे इंदिरा गांधी जानती हो। आर एन काओ को यहाँ पे इसके लिए चुना जाता है। सर आर एन काओ जो द जेंटलमैन स्पाई मास्टर जिन्हें कहा जाता है, तो द जेंटलमैन स्पाई मास्टर सर आर एन काओ को यहाँ पे चुना गया। इंदिरा गांधी को वो बहुत ही लंबे समय से जानते थे, इंदिरा गांधी भी उन्हें जानती थी। दरअसल दोनों की जो मदर थी, आर एन काओ की जो माँ थी और इंदिरा गांधी की जो माँ थी कमला नेहरू, वो दोनों दोस्त हुआ करते थे, तो ये काफ़ी लंबे समय से काओ को जानती थी। आर एन काओ को इंदिरा गांधी ने साउथ ब्लॉक में एक ऑफिस दिया, उनकी पूरी फंक्शनिंग के लिए एक फ्री हैंड दिया ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, और इसी के साथ फाइनली भारत को उसका एक खुफिया एजेंसी मिलती है, जो आपकी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस आउटफिट होना था, RNAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 21 सितंबर 1968 को यहाँ पे RNAW को बना दिया जाता है। अब अगला साल 1969 आता है। 1969 में इंदिरा गांधी ने कुछ बड़े डिसीजंस लेना शुरू किया। जुलाई 19 का वो दिन था 1969 को, जब इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया, ये घोषणा की कि 14 जो बैंक्स हैं उनका नेशनलाइजेशन किया जाएगा, उनको नेशनलाइज किया जाएगा। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इसलिए किया जाना था क्योंकि इंदिरा गांधी का ये मानना था कि इससे इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है उसको स्टेबल किया जा सकता है, वो स्टेबलाइज हो सकता है। और ये 1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट था, 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत ये किया जा रहा था। अब ये चीज़ यहाँ पे इंदिरा गांधी ने सामने रख दी, इसका भी विद्रोह हुआ, इसके खिलाफ भी लोग खड़े हो गए। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ जो हुई थी वो ये हुई थी, जिसमें इंदिरा गांधी और कांग्रेस के लिए खासकर ये एक बड़ा दिन होने वाला था। वो इस तरह से था कि बीते ही साल जो था कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो बनाए गए थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, वो एस निजलिंगप्पा बनाए जाते हैं। तो एस निजलिंगप्पा यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए थे बीते साल 1968 में। इंदिरा गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट और ज़्यादा मजबूत हो जा रहा था। लेफ्टिस्ट लीडर जो थे कांग्रेस के, वो भी उसके अंदर उनके साथ में थे, सिंडिकेट के साथ में। तो ये सब लोग एक तरफ हो गए। अब दरअसल यहाँ पे हुआ क्या कि प्रेसिडेंट जो जाकिर हुसैन थे, उनका आकस्मिक निधन हो जाता है साल 1969 में, ये जो साल जो अब आ चुका था। इसके बाद अगले प्रेसिडेंट बनाए जाने पर विचार होता है। तो अब जो विचार हुआ, तो जो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट जिनको माना गया, जो सिंडिकेट ने जिनको चुना था, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, जिनको वेकेंट पोजीशन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए चुना जाना था। लेकिन यहाँ पे इंदिरा एक बार फिर से विपक्ष में खड़ी हो जाती हैं सिंडिकेट के। उन्होंने यहाँ पे कहा कि जितने भी जो सीनियर लीडर्स जो कह रहे हैं कि संजीवा रेड्डी को बनाया जाना चाहिए, उन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ पे सामने रखा। उनका कहना था कि वीवी गिरी जो हैं, उनको यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए। इसके बाद में एक बार फिर से दोनों सिंडिकेट और कांग्रेस जो थी, इंदिरा के जो समर्थक थे, इंदिरा गांधी थी, आपस में भिड़ चुके थे। साथ में यहाँ पे प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं और उन चुनावों में कुछ हज़ार वोट से इंदिरा गांधी के जो कैंडिडेट थे, वीवी गिरी, जिनको वो चाहती थी राष्ट्रपति बनाना, वो यहाँ पे जीत जाते हैं। वीवी गिरी यहाँ प्रेसिडेंट बनते हैं। जब ये चीज़ हुई, 12 नवंबर 1969 का वो दिन था जब प्रेसिडेंट चुनाव हो गए। इंदिरा गांधी के जो कैंडिडेट एक तरह से वीवी गिरी, जिनको बनाना चाहती थी, वो जीत गए। तो 12 नवंबर 1969 का वो दिन था कि जब सिंडिकेट ने फाइनली, जब इतनी बार उन्हें कांग्रेस में अंदर ही जो भीतरी कलह चल रही थी, इंदिरा गांधी से ह्यूमिलेट एक तरह से महसूस जिन्होंने किया, हार गए थे एक तरह से जो सिंडिकेट था कांग्रेस का वो इंदिरा गांधी से, उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है इंदिरा गांधी के खिलाफ और उन्हें पार्टी से, कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया जाता है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है एक तरह से। क्यों निकाला गया था कि उन्होंने, ये बताया गया कि उन्होंने पार्टी के जो डिसिप्लिन है उसको वायलेट किया है। यहाँ पे पार्टी की जो एक तरह से कहा जाए कि मजबूती है, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया है। इसी के साथ ये वो दिन था जब कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई। दो भागों में यहाँ पे डिवाइड हो जाती है कांग्रेस। इंदिरा गांधी ने अपना जो एक राइवल पार्टी, एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको कांग्रेस आर नाम दिया गया था, आर का जिसमें मतलब था रिक्वेशनिस्ट। और कांग्रेस का जो सिंडिकेट था, जो पहले से पूरी लेफ्टिस्ट के जो सीनियर लीडर्स थे, के कामराज भी जिसमें शामिल थे, इन लोगों ने एक अलग कांग्रेस बनाई, कांग्रेस ओ, जिसका ओ का मतलब था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके साथ ही जब लीडर्स को देखा गया कि कितने लीडर्स कांग्रेस के किसके साथ जा रहे हैं, कौन कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी की जा रहा है, कौन कांग्रेस ओ में जा रहा है सिंडिकेट की, तो यहाँ पे 220 पार्टी के लोकसभा जो एमपीज थे वो इंदिरा गांधी के साथ चले जाते हैं, इंदिरा गांधी के साथ जाते हैं। और 68 सिर्फ ऐसे थे
लोकसभा एमपीज जो कि सिंडिकेट वाली कांग्रेस के साथ में गए थे। साथ ही साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी, जो एआईसीसी थी, उसको भी देखा जाए तो 705 मेंबर्स में से 446 ऐसे मेंबर थे जो कि इंदिरा गांधी का जिन्होंने सपोर्ट किया। ये वो दिन था जब इंदिरा गांधी सरकार में तो एक तरह से टिकी हुई थी, सरकार अब उनकी थी प्रॉपरली, और जो नई कांग्रेस जो बनी थी उसकी वो निर्विवाद एक तरह से नेता बन चुकी थी। ये पार्टी जल्द ही आगे वास्तविक कांग्रेस जो बाद में सामने आई, ये वो पार्टी बन जाती है जो कांग्रेस आर थी, और इसी के साथ अब इंदिरा गांधी प्रॉपरली अपना काम कर सकती थी। इंदिरा गांधी ने इसके बाद कई सारे कड़क जो स्ट्रिक्ट जो एक्शंस थे वो लेना शुरू किए। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसने मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड जो प्रैक्टिसेस थी, एमआरटीपी कमीशन, उसको यहाँ पे लॉन्च किया, उसको लागू किया। एमआरटीपी एक्ट 1969 के तहत इसको लॉन्च किया गया था। ये क्यों किया गया था कि जिससे चेक किया जा सके, ये देखा जा सके कि इकोनॉमिक पावर्स जो हैं देश की, वो आखिर कौन से ऐसे बिजनेस फैमिलीज हैं, लीडिंग बिजनेस फैमिलीज उनके हाथ में है, तो उसको निरीक्षण किया जा सके। इंदिरा गांधी ने इसके बाद अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो थे उनको जोर दिया कि आप जो कानून आए हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स आए हैं, लैंड रिफॉर्म लॉज, उनको अपने स्टेट में जल्दी से जल्दी लगाइए। इसके बाद लैंड सीलिंग जो लेजिस्लेशन है उसको यहाँ पे लागू करिए। तो जो ज़मीन के जो कानून थे उनको यहाँ पे लगातार जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए उन्होंने सीएम्स को बोला। इसके बाद कई और उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए जिनके ऊपर उनके बार बार उन पर सवाल उठते थे। फरवरी 1970 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उसको यहाँ पे इस आधार पर अमान्य करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भारत की, कि उन्होंने कहा कि ये भेदभावपूर्ण है और साथ ही साथ में जो भुगतान के लिए मुआवजा है वो अपर्याप्त था। तो इसके लिए यहाँ पे इंदिरा गांधी का जो अनाउंसमेंट था कि 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अमान्य करार दे दिया। सरकार ने यहाँ पे इसके बाद क्या किया, इंदिरा गांधी की सरकार ने, कि दोबारा से राष्ट्रीयकरण करने का उन 14 बैंकों के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति के अध्यादेश का इस्तेमाल किया। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस जो था उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। और यहाँ से ये साफ तौर पर देखा जा सकता था कि कांग्रेस एक तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक टसल चालू हो चुका था, एक लड़ाई एक तरह से चालू हो चुकी थी उसी समय से। 1970 में ही ये जो साल आ चुका था, इंदिरा गांधी ने एक और बड़ा ऐलान किया। इंदिरा गांधी ने ये किया कि जो प्रिवी पर्स है, जो कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको जो प्रिवी पर्स दिया जाता है, एक तरह से प्रिवी पर्स आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिवी पर्स पेमेंट्स दिए जाते थे अलग अलग रूलर थे, जो शासक हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे क्लेम किया कि प्रिवी पर्स जो है वो ना सिर्फ भारत की जो रेवेन्यू डेफिसिट है सरकार का, उसको यहाँ पे बढ़ा रहा है, बल्कि यहाँ पे एक जो राइट टू इक्वलिटी है भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, उसको भी यहाँ पे वॉयलेट कर रहा है। तो इसके चलते इसको हटाया जाना चाहिए। अब जब ये बात सामने रखी इंदिरा गांधी ने 1970 में, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सामने आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको भी रिफ्यूज़ कर दिया कि आपका ये डिसीजन भी नहीं माना जाएगा कि प्रिवी पर्स को एबोलिश किया जाए। इसके बाद सदन में इसके बारे में बहस हुई, इसके बारे में सदन में प्रस्ताव पेश किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, लेकिन वहाँ भी सदन में वो एक वोट से हार जाती हैं, उनको ये मंजूरी यहाँ नहीं मिल पाती। इंदिरा गांधी को यहाँ पर जब मेजोरिटी नहीं मिली अब अपने इस डिसीजन के ऊपर, तो उनको ये फील हुआ, उनको ये लगा कि वो रिस्ट्रिक्टेड हैं बाकी पार्टीज़ के साथ में, क्योंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, बाकी अलग अलग पार्टी के नेता भी उनकी सरकार के अंदर हैं, जिस सरकार को वो अभी लीड कर रही हैं। तो यहाँ पे उनको एक जो डिपेंडेंस फील हुआ कि दूसरी पार्टी के ऊपर वो डिपेंड है। उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि एक साल पहले ही ये घोषणा की गई 27 दिसंबर 1970 को, इंदिरा गांधी ने क्या किया कि लोकसभा जो थी उसको डिसॉल्व कर दिया और चुनावों का ऐलान कर दिया। ये चुनावों का जो ऐलान हो रहा था, उन्होंने किया था कि चुनाव होने हैं अब फरवरी 1971 में, जबकि असल में चुनाव अगले साल होने चाहिए थे 1972 के अंदर। तो ये पहली बार था कि एक साल पहले चुनाव कराए जा रहे थे, और ये भारत के इतिहास में जो 23 साल का उस समय जो भारत की आज़ादी रही थी उसके इतिहास में भी पहली बार था कि पार्लियामेंट को उसके निर्धारित समय से पहले डिसॉल्व कर दिया गया था। अब जब एक साल पहले चुनाव होने वाले थे, 1971 फरवरी के महीने में ये चुनाव होने थे, तो जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, जिसमें कांग्रेस जो कि सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी, इसके साथ जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, तो ये सब जितनी पार्टीज़ थी, इन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया। एक ग्रैंड अलायंस इनके द्वारा बनाया जाता है, और इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसमें अपना नारा रखा गया इन पार्टीज़ के द्वारा, उस ग्रैंड अलायंस के द्वारा, इंदिरा हटाओ। इंदिरा हटाओ ये नारा सामने आता है। इसी के साथ इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इस नारे को काउंटर करते हुए इसके विपक्ष में अपना जो एक स्लोगन था, जो उन्होंने अपना नारा बनाया था, उन्होंने नारा बनाया इस बार 71 के चुनाव में, गरीबी हटाओ।
ये नारा वहाँ से निकला। गरीबी हटाओ यहाँ पे नारा इंदिरा ने बनाया, कैंपेन की, और इसके बाद जो फरवरी में चुनाव जो हुए, इसका एक ऐसा निर्णय सामने आया, एक ऐसे रिजल्ट सामने आए जो कि इंदिरा गांधी के पूरी तरह से फेवर में थे। इंदिरा गांधी ने ना सिर्फ अपोजिशन को पूरी तरह से हटाया, बल्कि जो उनकी कांग्रेस आर थी, जो पार्टी उनकी कांग्रेस थी, इस समय पे वो इस तरह से चुनाव ये जीती थी कि 518 लोकसभा सीट में से 352 लोकसभा सीट इंदिरा गांधी की पार्टी को मिली। यहाँ पे इंदिरा गांधी एक बार फिर से सत्ता में आती हैं और इस बार उनके पास में जो मेजोरिटी थी वो 2/3 मेजोरिटी उनके पास में थी पार्टी की लोकसभा के अंदर, और इसके लिए वो एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पे प्रबल दावेदार थी कि वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकती है। इंदिरा गांधी को पब्लिक ने सराहा, उनको वेलकम किया। इंदिरा गांधी यहाँ पे इसके बाद क्या करती हैं कि 26वां जो अमेंडमेंट था वो करती हैं भारत के संविधान में 1971 में, जिसके तहत आर्टिकल 291, आर्टिकल 362, इन दोनों के तहत इनको हटाया जाता है और साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिवी पर्स का जो एक प्रावधान था उसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है। इंदिरा के इस डिसीजन से आम जनता बेहद ज़्यादा खुश थी। इंदिरा, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब इन्होंने ये जो प्रधानमंत्री की सीट एक बार फिर से ली थी 71 के चुनाव में, हुआ क्या इसके बाद के शपथ लेने के अगले ही दिन बांग्लादेश का संकट जो था वो यहाँ पे सामने आ जाता है। बांग्लादेश के अंदर बेसिकली जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री एक इशू कहा जाए, एक तरह से विवाद कहा जाए, वो उत्पन्न हो चुका था पाकिस्तान के अंदर। ईस्ट पाकिस्तान में हुआ क्या था कि जो पंजाबी बोलने वाले वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे और जो बंगाली बोलने वाले ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, इनके बीच में एक आपसी रंजिश हुई, संकट हुआ। जो वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लोग थे, जो एलिट लोग थे, जो बड़े पदों पर थे, उन्होंने अपना डोमिनेट करना शुरू कर दिया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े इकोनॉमिक पद, पॉलिटिकल पद, इन सभी को जो वेस्ट पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स थे उन लोगों ने यहाँ पे एक्वायर करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ ये लोग करने लगे थे। ईस्ट पाकिस्तान वही जो आज बांग्लादेश है। दिसंबर 1970 की बात बताई जाती है, एक जो कुछ ही महीने पहले जब भारत में चुनाव होने वाले थे, जब इंदिरा गांधी पीएम बनी है दोबारा, दिसंबर 1970 में क्या हुआ था कि जनरल याया खान जो थे, पाकिस्तान के जो मिलिट्री डिक्टेटर जिसको कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पे फ्री इलेक्शन कराने का ऐलान किया था। फ्री इलेक्शन जब कराए तो बंगाल की जो वहाँ पे आवामी पार्टी हुआ करती थी, जिसको शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो लीड करते थे, तो ये पार्टी यहाँ पे जीत जाती है। पार्टी जब जीती तो ईस्ट बंगाल को, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे इनको मिली थी, तो अब जब ये मेजोरिटी के साथ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अपनी जो सरकार बनाने वाले थे, इसको यहाँ पे याया खान जो था, जो मिलिट्री डिक्टेटर था पाकिस्तान का, उसने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पे इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया कि आपको सरकार नहीं बनाने दी जाएगी। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक मिलिट्री का, आर्मी का सहारा लेकर ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, शेख मुजीबुर रहमान जो बंगाल की आवामी पार्टी के हेड थे, उनके ऊपर हमला कर दिया। मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें एक खुफिया ठिकाने पर ले जाया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और वेस्ट पाकिस्तान की जो पूरी आर्मी थी उसने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक तरह से लोगों को मारना शुरू कर दिया। उस दौर में ईस्ट पाकिस्तान ने टेरर देखा, किलिंग्स देखी, जो निर्दोष लोग थे उनकी मृत्यु देखी, हज़ारों लोगों को यहाँ पे मार दिया गया, गाँव को जला दिया गया, फसलों को उखाड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। भारत जब ये सब चीज़ें देख रहा था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी 71 में, इसके बाद एक सिंपैथी की जो लहर थी वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए भारत के अंदर लगातार सामने आ रही थी। और ये आ रहा था सामने कि पाकिस्तान के ऊपर एक एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये दोनों ही जो पाकिस्तान है वो हमारा नेबर है और वो गलत चीज़ें कर रहा है। और इसकी वजह से एक और चीज़ बड़ी ये हो रही थी कि कई सारे बंगाली जो ऐसे जो बांग्लादेश के जो लोग थे वो भारत के अंदर रेफ्यूजीज़ बनकर सामने आ रहे थे, भारत के अंदर दाखिला ले रहे थे, यहाँ पे घुसपैठ कर रहे थे, घुस रहे थे। हुआ क्या कि इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी, वो एक्शन लेना चाहती थी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जब ये जो एक्शन लिया जाएगा भारत के द्वारा, तो इसको जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इंटरनेशनल लॉस का वायलेशन की तरह ना देखे। वो ये होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि भारत की छवि विश्व स्तर पर ख़राब ना हो इस समय पे, अगर हम पाकिस्तान के ऊपर ऐसी सिचुएशन में कोई एक्शन लेते हैं। साथ ही साथ में उनके सामने दो ऐसे जो मेजर, जो बड़े उनके व्यू पॉइंट बताए जाते हैं, वो ये था कि पहला, अगर यहाँ पे लड़ाई होती है, अगर जंग की स्थिति बनती है, तो वो जंग की स्थिति तब बननी चाहिए जब भारत चाहता है कि जंग हो। और दूसरा ये हो कि जो इस समय पे हमें प्रिपरेशन करनी है उसके लिए हमें पूरा समय मिल जाए, क्योंकि जो मुक्ति वाहिनी है बांग्लादेश की, जो ईस्ट पाकिस्तान की जो
जो लड़ने के लिए पूरी तरह से खुद को ट्रेन करने वाली है, तो उसको अभी समय चाहिए, साथ ही साथ में हमारी मिलिट्री को अभी समय चाहिए, आर्मी को भारत की भी समय चाहिए जंग के लिए, तो हमें इसके लिए पूरा समय मिले। और दूसरा, इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो इस तरह का बने कि बांग्लादेश की तरफ से भारत में जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं तो वो एक तरह से अनबियरेबल बर्डन बन रहा है भारत के लिए, हमारे लिए एक असहनीय बोझ बन के सामने आ रहा है, जिसके तहत यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको खतरा हो सकता है। तो इसलिए भारत को एक कदम उठाना पड़ेगा, वो ये चाहती थी। 8 महीनों का करीबन समय लिया जाता है। 8 महीने के समय लेने के बाद में इस बीच में भारत की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने, ना सिर्फ बांग्लादेश के जो सरकार थी, जो नए जो ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे, उनको यहाँ पे शरण दी, बल्कि हमारी आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने मिलिट्री ट्रेनिंग दी, मिलिट्री एड दिए, हथियार दिए, इंडियन भारत की सॉइल, भारत की ज़मीन पर यहाँ पे जो हमने पैसा उन्हें दिया, ईस्ट पाकिस्तान की जो मुक्ति वाहिनी थी उसको लड़ना सिखाया, वहाँ पे उनको वेपन्स दिए, उनको फूड दिया जाता है, जो रेफ्यूजीज थे उनको कपड़े दिए गए और शेल्टर दिया गया, मेडिकल एड दिए गए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे भारत कर रहा था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और यहाँ पे इस वजह से ये भी हो रहा था एक तरफ कि भारत के ऊपर भी बहुत दबाव पड़ रहा था, क्योंकि हमारा जो इंडिया के रिसोर्सेज थे वो भी उतने खासे अच्छे उस समय पे थे नहीं, लेकिन हम फिर भी बांग्लादेश की, ईस्ट पाकिस्तान की यहाँ पे मदद कर रहे थे। इसी के साथ भारत ने क्या किया कि यूएस और चाइना का जो इंटरवेंशन है वो अब आगे जो ये लड़ाई होने वाली है, ये तय था कि लड़ाई होनी है, इंडो पाकिस्तान वॉर होना 1971, लेकिन इसके बाद यूएस चाइना जो है वो इंटरवेंशन ना करें, और अगर करें भी तो उसके लिए हमारे पास भी कोई ना कोई सपोर्ट के लिए रहे। तो इसके लिए इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया कि 9 अगस्त 1971 को इंदिरा गांधी की लीडरशिप में सोवियत यूनियन के साथ में इंडियन सोवियत ट्रीटी पर 20 साल के लिए, इंडियन सोवियत ट्रीटी पर ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, उस पर साइन कर लिए जाते हैं। तो सोवियत के साथ, हमारी सोवियत यूनियन के साथ में एक ट्रीटी साइन हो चुकी थी पीस, फ्रेंडशिप और कॉपरेशन के लिए। ये इंदिरा गांधी का एक अच्छा मूव बताया जाता है कि उन्होंने जब अपने सपोर्ट के लिए आगे जाके जो स्थिति बनने वाली है उसके लिए सोवियत का सपोर्ट ले लिया था कि कभी भी अगर वॉर की स्थिति बनती है तो हमें इमीडिएट म्यूचुअल कंसल्टेशन और मिलिट्री थ्रेट के चलते हमें आपकी मदद यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंदिरा गांधी ने जो यूएस और चाइना का जो थ्रेट था उसको एक तरह से नज़रअंदाज किया, और उसको इग्नोर करते हुए जनरल मानेकशॉ जो थे उस समय के, सैम मानेकशॉ हमारे इंडियन आर्मी के चीफ उस समय पे हुआ करते थे, उन्हें जो इंडियन आर्मी एक पूरा प्लान बना रही थी आरएनएडब्ल्यू के साथ में, मुक्ति वाहिनी के साथ में, तो यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारी आर्म फोर्सेज ने यहाँ पे ढाका को, ईस्ट पाकिस्तान के, 13 दिसंबर को वहाँ पे पहुँच पूरी तरह से उसको कब्जे में लिया। जो 93,000 पाकिस्तान की आर्मी के सैनिक थे उन्हें कब्जे में लिया जाता है, पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया जाता है इस वॉर में, इंडिया पाकिस्तान की। और इसी के साथ 16 दिसंबर का वो दिन था जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया, पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के सामने सरेंडर किया। पाकिस्तान तैयार हो चुका था सीज़ फायर करने के लिए। मुजीबुर रहमान को, जिनको अरेस्ट करके रखा हुआ था, बंद करके रखा हुआ था बंधक बना के, उनको छोड़ा जाता है। और इसी के साथ मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में पावर में आते हैं 12 जनवरी 1972 को। तो अब ये सब चीज़ें जब होती हैं, इसी के साथ बांग्लादेश का जो वॉर था वो ऐसे देखा गया कि ये पर्सनल विक्ट्री है इंदिरा गांधी के लिए। इंदिरा गांधी की टफनेस को, उनके उस करेज को, उस डिटर्मिनेशन को पूरे देश भर ने सराहा। लोगों ने ये कहा कि ये एक शेरनी की तरह, माँ दुर्गा की तरह इन्होंने यहाँ पे काम किया है और बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराया है एक तरह से। तो अब यहाँ पे ये जो लड़ाई थी वो फाइनली ख़त्म हो जाती है, भारत ये लड़ाई जीत जाता है, सीज़ फायर हो जाता है। सीज़ फायर भी आ चुका था, लेकिन पीस अभी तक नहीं आई थी। पीस आने के लिए क्या करना था कि करीबन ये बात थी उस समय पे कि 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के जो सैनिक थे, जो प्रिजनर्स के तौर पर हमारे पास में इस समय पे बंद थे, पाकिस्तान के जो प्रिजनर्स थे वो इंडिया के पास कब्जे में थे उसके। साथ ही साथ में हमारे पास पाकिस्तान की 9,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान टेरिटरी थी उसको भी हमने इस वॉर में जीत लिया था। तो 9,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान की जो हिस्सा था, जो ज़मीन थी, वो भी हमारे पास में थी। पाकिस्तान ने अभी भी बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इंदिरा गांधी को इस समय पे ये लगा कि इंडो पाकिस्तान का जो सेटलमेंट है, जो हमारी और पाकिस्तान के जो सेटलमेंट है, ड्यूरेबल पीस के लिए, एक लंबे समय तक चली जाने वाली पीस के लिए, वो इस तरह से नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान को एक हॉस्टाइल कंडीशन में रखें, उसकी ज़मीन, उसके 90,000 से ज़्यादा सैनिक हमारे पास में रहें, क्योंकि इससे क्या होगा कि इंडिया के ऊपर ये एक मेंटेनेंस खर्चा जो एक होता है, हाई लेवल मेंटेनेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर का, उसको तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ में जो आउटफिट जो पावर्स हैं, जो आउटसाइड पावर्स हैं,
बाहर की, जो कि US हो गया और बाकी चाइना हो गया, उनको भी इंटरवेंशन है, उनको इंटरफेयर करने का सब कॉन्टिनेंट के इंटरनल मैटर्स में, उसमें उनको मौका देगा कि वो बार बार इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे में सामने आएंगे, वर्ल्ड लेवल पे इसको उठाएंगे। इसके तहत इंदिरा गांधी ने यहाँ पे एक समिट कॉन्फ्रेंस की जाती है इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के। तो यहाँ पे ये जो कॉन्फ्रेंस की जाती है, इसमें शिमला के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 1972 में, जिसमें बहुत लंबे नेगोशिएशन के बाद, बार्गेनिंग्स के बाद में यहाँ पे दोनों ने, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया। और ये एग्रीमेंट, जिसको आप जानते हैं आप शिमला डिक्लेरेशन के नाम से, तो इस पे साइन किया जाता है, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान की टेरिटरी, जो हमारे पास 9,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का हिस्सा था पाकिस्तान टेरिटरी का, उसको वापस किया पाकिस्तान को, कुछ हिस्सों को छोड़ के, जो कि कश्मीर का जो हिस्सा है, एक तरह से स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो कश्मीर के माने जाते हैं, उनको सिर्फ रखा हमने अपने पास, बाकी हिस्सा पाकिस्तान को दिया यहाँ पे। साथ ही साथ में पाकिस्तान ने भी इस पर रिस्पेक्टफुली, प्रॉपरली तरीके से जो LOC था, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको, जो लाइन ऑफ कंट्रोल था उसके ऊपर वो एग्री हुआ, LOC को यहाँ पे सामने लाया गया। दोनों जो देश थे उन लोगों ने अपने डिस्प्यूट जो थे उनको सेटल किया बिना किसी बाहरी इंटरवेंशन के। ना कोई भी US या कोई भी अदर सुपर पावर यहाँ पे नहीं आई थी। इस बार भारत और पाकिस्तान ने खुद से अपना मुद्दा था जो उसको सेटल किया था। और साथ ही साथ में हमने जो करीबन 90,000 से ज़्यादा सैनिक थे, जो प्रिजनर्स थे पाकिस्तान के, जो हमारे पास कैद थे, उन्हें भी यहाँ पे रिलीज़ कर दिया। अगले साल 1972 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न उन्हें, ये अकेली ऐसी महिला थी, अकेली ऐसी शख्स थी उस समय पे, जिन्हें उस साल के अंदर भारत रत्न दिया गया। जो राष्ट्रपति थे VV गिरी, उन्होंने इंदिरा को सम्मान ये दिया था। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश को जो एक लड़ाई चल रही थी, जो भारत और पाकिस्तान की वॉर थी, और बांग्लादेश का एक नया जन्म हुआ था, उसके चलते उसमें अहम भूमिका निभाने के लिए इंदिरा गांधी को ये दिया गया था। इंदिरा गांधी ने इसके बाद सैम मानेकशॉ, जो इंडियन आर्मी के चीफ हुआ करते थे उस समय, उनके साथ में अपना ये जो पुरस्कार है उसको एक तरह से, उनको भी इसमें उनका जो योगदान रहा है उसको सराहा। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि अगले जो कुछ महीनों के बाद ही 1972 में 7 सितंबर का वो दिन था, जब इस वॉर के कुछ ही महीनों के बाद इंदिरा गांधी ने एक और चैलेंज सामने लिया खुद के लिए। उन्होंने क्या किया कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो बार्क है, वहाँ पे एक सीक्रेसी के साथ, एक सीक्रेटली भारत अपने न्यूक्लियर डिवाइस पे काम करना चाह रहा था। तो न्यूक्लियर डिवाइस पे यहाँ पे भारत काम करना शुरू करता है। एक टेस्ट के लिए हम खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, जिसमें हमारे देश के जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, जो काम कर रहे थे लगातार, वो यहाँ पे इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो था, उसने अपना एक काम पूरा किया। और इंदिरा गांधी उस समय पे प्रधानमंत्री थी देश की, जब 18 मई 1974 को राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया पोखरण में, वहाँ पे हमने अपना सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया। भारत ने यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया था। इसके बाद में जब इस बात को खुलासा इसका फाइनली किया गया देश के और दुनिया के सामने, तब इंदिरा गांधी ने ये कहा कि एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था, एक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। और साथ में ये इसलिए कहा था उन्होंने, जिससे कि US और बाकी जो यूनाइटेड किंगडम है, आपका फ्रांस है और चीन, रूस है, तो ये इन लोगों के लिए P5 जो बेसिकली जो P5 नेशंस हैं, तो ये लोग इस तरह से उसको ना देखें कि हमने किसी युद्ध के लिए इसको बनाया है, इस टेस्ट को किया है। तो ये भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यहाँ पे हुआ था। लेकिन अब ये जो समय आ चुका था, देश के हालात जो थे वो फिर से बिगड़ने लगे थे, क्योंकि लगातार ये दूसरा साल था एक बार फिर से कि जब यहाँ पे जो सूखा था वो पड़ा था। 72 और 73 में लगातार सूखा पड़ा देश के कई पार्ट में, अलग अलग राज्यों में। फूड ग्रेन्स की जो शॉर्टेज थी वो लगातार फिर से बढ़ने लगी थी, क्योंकि हम एक बार फिर से वॉर, जब भी कभी लड़ाई होती है तो खर्चा और जो एक्सपेंस होता है, साथ ही साथ में जो रिसेशन का दौर होता है, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होती है, एक देश के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव उसका पड़ता है किसी भी जंग का। तो ये एक बार फिर से हो रहा था। इसके साथ ही जो फ्यूल प्राइसेस थी वो भी राइज होने लगी थी। बताया जाता है कि इंडस्ट्रियल रिसेशन आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो अपने पीक पर पहुंच गया 1973 में भारत के अंदर। 1973 का ये वो साल था। और ऑयल के प्राइजेस जो बढ़े लगातार, जो करीबन 4 गुना प्राइजेस बढ़े थे पूरी दुनिया भर में क्रूड ऑयल के, उसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स की डिमांड जो इंक्रीज़ है, जो प्राइजेस में, उनके रेट में, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। सडनली 1973 में इंदिरा गांधी की जो लीडरशिप थी, जो कांग्रेस सरकार थी, उसको एक झुकाव देखना पड़ा, उसको एक डाउनहिल देखना पड़ा एक तरह से। मतलब वो अपने ख़त्म होने पर आ चुकी थी। ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि एक तरफ जब ये सब चीज़ें बढ़ रही थी तो JP मूवमेंट यहाँ स्टार्ट हो चुका था भारत के अंदर। यहाँ पे 1974 में ऑल इंडिया रेलवे स्ट्राइक होती है। करीबन ये स्ट्राइक जो थी वो 22 दिनों तक चली थी। सरकार के खिलाफ हर कोई यहाँ पे खड़ा हो चुका था देश में।
और जेपी जो थे, जयप्रकाश नारायण, वो भी यहाँ पे मुखर तरीके से सरकार का फिर से विरोध करने लगे थे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो पूरी तरह से तबाह होने लगी थी देश में। अलग अलग जगह राइट्स, ये जो आपके प्रोटेस्ट होते हैं ये हो रहे थे। 1974 से 75 के बीच में स्ट्राइक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, इन लोगों ने बुरी तरह से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे और कई बार ये प्रोटेस्ट जो थे वो हिंसक होने लगे थे। अब यहाँ पे सरकार के ऊपर, इंदिरा गांधी सरकार के ऊपर, कांग्रेस सरकार के ऊपर करप्शन के चार्जेस सामने आने लगे थे। और ये जो करप्शन के चार्जेस लगातार लगाए जा रहे थे प्रोटेस्टर्स के द्वारा कि एक तरफ देश में गरीबी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि करप्शन कर रहे हैं, जिनके पास अनाप शनाप अथाह पैसा होता जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो करप्शन के चार्जेस थे ये इंदिरा गांधी को भी छू के निकले। किस तरह से हुआ था ये कि उनके जो बेटे थे इंदिरा गांधी के, संजय गांधी, उन्हें यहाँ पे लाइसेंस दे दिया गया था कि मैन्युफैक्चर करने के लिए 50,000 मारुति कार एक साल के अंदर, हर साल 50,000 मारुति कार मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस यहाँ पे उन्हें दे दिया गया था। लोगों के द्वारा कहा गया कि वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि उनको ये चीज़ें दी जानी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो इसलिए उनको ये सब चीज़ें दी जा रही हैं। ये सब चीज़ें इंदिरा गांधी तक भी पहुँची कि करप्शन उनकी तरफ से हो रहा है। जयप्रकाश नारायण और बाकी जो लीडर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये एक तरह से जो स्रोत है करप्शन का वो ही इंदिरा गांधी है, यहीं से हो रहा है, इस सरकार को मिटाया जाए। दो अलग अलग और मूवमेंट पूरे देश में भारी जो चल रहे थे उस समय पे, वो थे गुजरात के अंदर और बिहार के अंदर। गुजरात और बिहार में यहाँ पे मूवमेंट दोबारा ये भारी तौर पर शुरू हो जाते हैं सरकार के विरोध के। जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार के मूवमेंट को लीड कर रहे थे इस समय पे। और गुजरात में यहाँ पे 1974 में एंगर था वो इस तरह से बढ़ रहा था कि लगातार जो वहाँ पे फूड ग्रेन्स की और कुकिंग ऑयल की जो प्राइसेस थी वो लगातार बढ़ रही थी, तो एंगर, लोगों का जो गुस्सा था वो लगातार बढ़ रहा था। इंदिरा गांधी ने यहाँ पे कोशिश भी की कि 1974 से 79 के बीच में यहाँ पे गरीबी हटाओ जो कैंपेन उनका रहा था 71 के चुनाव में, उसको गवर्नमेंट मॉड्यूल एक तरह से बना के सामने लाएं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो 5th ईयर प्लान आया था उसमें गरीबी हटाओ को एक तरह से इंक्लूड किया। कैसे किया कि उन्होंने यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए कुछ वहाँ पे चीज़ें लाई सामने वो 5th 5 ईयर प्लान में। साथ ही साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाई, पॉवर्टी को रिड्यूस कैसे किया जाए, गरीबी को, उसको हटाने के लिए काम किया। लेकिन इनमें से कुछ भी चीज़ सामने मुखर तरीके तौर पर पब्लिक के सामने नहीं उतरी और पब्लिक इस पर नाराज़ी दिखाई दी। इसी बीच में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज नारायण जो थे उन्होंने ये एक मुकदमा चलवा दिया था। एक केस एक तरह से इंदिरा गांधी के ऊपर चल रहा था, जहाँ पे इंदिरा गांधी के ऊपर ये आरोप लगा था कि 71 के चुनाव में इंदिरा ने उत्तर प्रदेश में अपनी सीट पर सरकारी मशीनरी का यूज़ किया, सरकारी मशीनरी का, सरकारी जो कर्मचारी थे, जो ऑफिसर्स थे, उनका इस्तेमाल किया है। उसके बाद वो चुनाव यहाँ पे जीती हैं। तो ये केस भी उनके ऊपर चल रहा था देश में। ये भी चीज़ें सारी इंदिरा के खिलाफ लगातार उभर रही थी। इंदिरा गांधी यहाँ पे एक बार फिर से देश के लिए कुछ अलग नया लेकर आती हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था वो 1975 में उन्होंने इसको लॉन्च किया। 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी लॉन्च करती हैं पॉवर्टी को हटाने के लिए। कहा गया कि ये जो लोगों का स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा देगा, जो गरीब है उनका स्टैंडर्ड को रेस करेगा। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ अब काम करने वाली नहीं थी। बिहार के अंदर जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहे थे वो इतने ज़्यादा उग्र हो गए थे कि स्टूडेंट्स और जो सरकार है, पुलिस के जो लोग हैं, उनके बीच में कई बार हिंसा हुई और इस हिंसा में एक दफ़ा 27 लोगों की जान चली गई थी। एक हफ्ते के अंदर 27 लोग ऐसे प्रोटेस्ट में मारे जा चुके थे। इसी के तहत यहाँ पे जेपी जो थे, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने यहाँ से निकलकर, बिहार से निकलकर पूरे देश भर में एक कैंपेन चलाया, जिसको उन्होंने, उसका जो एक कैंपेन का टाइटल, जो एक नारा एक तरह से रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि अब हमें टोटल रिवॉल्यूशन चाहिए, पूर्ण क्रांति चाहिए। तो यहाँ पे अब रिजिग्नेशन की डिमांड होने लगी इंदिरा गांधी के कि आप इंदिरा गांधी जो हैं और ये जो सरकार है ये अब रिज़ाइन करे, इंदिरा गांधी हटे यहाँ से। और उन्होंने मांग की लोगों से कि गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाना चाहिए, इनसे रेजिग्नेशन मांगा जाना चाहिए। इसी के तहत क्या हुआ कि एक सडन ट्विस्ट आता है, जब ये सब मांग चल रही थी इंदिरा गांधी के खिलाफ रिज़ाइन करने की कि वो रिज़ाइन करें, करप्शन फैला हुआ है, वही इसको बड़ा कर रही है करप्शन को। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के सामने एक और मुसीबत आके खड़ी हुई, जब 12 जून 1975 का वो दिन था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस सिन्हा थे, उनकी बेंच ने फाइनली ये जो इलेक्शन पिटीशन लगाई गई थी राजनारायण के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है, तो ये जो करप्शन का उन पे चार्जेस थे, साथ ही साथ में मशीनरी का इस्तेमाल करने के चार्जेस थे इलेक्शन में, इसके ऊपर अपना डिसीजन देते हुए जस्टिस सिन्हा की जो बेंच थी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इलेक्शन जो था वो इनवैलिड था, इंदिरा गांधी को इसमें दोषी करार पाया। इसी के साथ उन्होंने ये कह दिया था कि अब ये जो इंदिरा गांधी हैं वो पार्लियामेंट में अपना ऑफिस नहीं लीड कर सकती, साथ ही साथ में वो 6 साल के लिए उनको यहाँ पे हटाया जाता है। तो वो ऑफिस अब 6 साल तक अपना होल्ड कर ही नहीं सकती, उनको अब छोड़ना पड़ेगा अपना जो पद है।
इंदिरा गांधी ने यहाँ पे रिजाइन करने से इसके बाद जब सरकार का जो कोर्ट थी, अदालत थी, उसका डिसीजन आ चुका था, फिर भी इंदिरा गांधी ने रिजाइन करने से मना कर दिया। अपील की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 जुलाई को बताया जाता है कि जो डिसीजन सामने आया जस्टिस VR कृष्ण अय्यर का, तो उसमें यह कह दिया गया कि इंदिरा गांधी जो हैं वो ऑफिस में रह सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अब लोकसभा में या राज्यसभा में वोट देने के लिए उनका वोट जो है वो मान्य नहीं होगा। ये चीज़ें सामने जैसी आई, इसके बाद एक और भारी जो झटका था वो इंदिरा गांधी को लगा। वो इस तरह से लगा था कि 13 जून को जो गुजरात असेंबली में एक बार चुनाव, जो गुजरात के अंदर चुनाव होने थे उस समय पे, तो गुजरात असेंबली के जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसमें इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हारती है जनता फ्रंट से। जनता दल ने यहाँ पे 87 सीट्स जीती, कांग्रेस ने यहाँ पे 75 सीट जीती थी 182 सीट्स में से। जब ये सारी चीज़ें देखी इंदिरा गांधी ने, जेपी यहाँ पे दिल्ली पहुँच चुके थे, जयप्रकाश नारायण जेपी ने यहाँ पे दिल्ली में 25 जून को एक आंदोलन, एक तरह से रैली की थी, एक बहुत ही महासभा जिसको कहते हैं, एक बड़ी रैली थी, जिसमें उन्होंने पूरा ये कहा था कि एक वीक के अंदर यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस है इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन के लिए, उसको यहाँ पे लागू किया जाता है, उनको रिजाइन यहाँ पे अब करना पड़ेगा एक वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। और इस रैली में जेपी ने लोगों से ये भी कहा था कि आप जो है सरकार को फंक्शन ही नहीं करने दीजिए, सरकार यहाँ पे चला ही ना पाए खुद को इंदिरा गांधी, क्योंकि करप्शन फैला रही है पूरे देश भर में। उन्होंने आर्म फोर्सेस से, पुलिस से, जो ब्यूरोक्रेसी थी उससे भी अपील की कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जो आपको सरकार दे रही है जो इलीगल है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको मानने से मना कर दिया जाए। इन सब से बौखला कर एक बताया जाता है जो कदम था जो सरकार ने लिया, इंदिरा गांधी की सरकार ने, वो ये था कि अगले ही दिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इंटरनल इमरजेंसी लागू कर दी। भारत में आपातकाल को लागू कर दिया जाता है साल 75 में आर्टिकल 352 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के। और यहाँ पे 26 जो जून थी उसकी सुबह को यहाँ पे सारी की सारी जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, उनको ख़त्म कर दिया गया। मीडिया के, प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कर दिए गए, प्रेस को एक तरह से बंद कर दिया गया, अपने कब्जे में ले लिया गया। और अपोजिशन पार्टी के सुबह सुबह करीबन 150 से 200 ऐसे बड़े नेता थे जिनको मीसा के तहत, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपातकाल भारत में लग चुका था। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई ऐसे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। कई सारे ऐसे एकेडमिक्स जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर मैन थे, ऐसे लीडर्स थे, एडिटर्स थे, कॉलमिस्ट थे, और स्टूडेंट के लीडर्स जो थे अलग अलग कॉलेजों के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। और ये बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने उस समय पे करीबन इस पूरे समय के दौरान कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनको बैन कर दिया। उसमें RSS का नाम सामने आता है, RSS को बैन किया गया, आनंद मार्ग को, जमात इस्लामी को, माओइस्ट जो CPML थी उसको, इन सभी को बैन यहाँ पे कर दिया था, अलग अलग संस्थाओं को, संगठनों को भी। बताते हैं कि करीबन उस 19 महीने के इमरजेंसी के पीरियड में 1 लाख लोग ऐसे थे जिनको अरेस्ट किया गया था, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। इस बीच में एक और बड़ी चीज़ जो हो रही थी, जब इमरजेंसी लगी हुई थी देश के अंदर, जब 1976 में ये देखा गया 1976 में कि जब 1976 के अंदर इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, वो एक यूथ कांग्रेस अलग से चला रहे थे, और ये यूथ कांग्रेस उस समय पे मेन कांग्रेस जो पार्टी थी जिसको इंदिरा गांधी लीड करती थी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। कई ऐसे डिसीजन संजय गांधी के द्वारा इस समय पर लिए गए कि जिनको बताया जाता है कि जिन्होंने पब्लिक को, बहुत ज़्यादा जनता को, देश की परेशान किया। इस बीच में ये भी हुआ, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने खासकर जब नवंबर 1976 में एक डिसीजन लिया था कि जब उन्होंने संसद में जो चुनाव होने थे उसको 1 साल के लिए स्थगित कर दिया था, जो चुनाव थे उसको एक बार फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और तब ये लहर पूरे देश भर में उभर चुकी थी कि जब कई सारे बुद्धिजीवी जो लोग थे, शिक्षक थे, पत्रकार थे, उन्होंने ये देखा कि ये संविधान की जो मूल संरचना है उसको बदलने का प्रयास है, ये लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास है, जो कि इंदिरा गांधी लगातार इस तरह से कर रही हैं। ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं, एक तरह से उन्होंने ये भी देखा, लोगों ने, देश भर की जनता ने भी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेंटर है वो बना दिया गया है। संजय गांधी एक अलग तरह से सरकार चला रहे हैं पूरी, जो कि ना कि कांग्रेस का हिस्सा है, ना कि कैबिनेट के अंदर कोई मंत्री हैं, तो वो बिना किसी पद के यहाँ पे अपना एक अलग ऑफिस चला रहे हैं। अप्रैल 1976 में संजय गांधी ने एक बार एक और बड़ा पहले अथॉरिटी की तरह एक काम किया, जब वो अपना एक अलग से एक प्लान लेके आए थे। एक 4 पॉइंट प्लान था संजय गांधी का, उन्होंने वो यहाँ पे सामने रखा, जिसमें उनके जो 4 पॉइंट थे वो ये थे कि कोई भी शादी के समय पे दहेज नहीं लेगा,
जो फैमिली प्लानिंग है उसको पूरी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस किया जाएगा। फैमिलीज़ हैं वो अपने सिर्फ 2 बच्चे होंगे एक ही परिवार के अंदर, और ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट किया जाएगा और लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा। तो ये एक 4 पॉइंट प्लान था संजय गांधी का, उसको यहाँ पे जो इंदिरा गांधी का जो 20 पॉइंट प्लान हुआ करता था, प्रोग्राम हुआ करता था, उससे ज़्यादा जो कमेटी के जो लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, वो इसको समर्थन कर रहे थे। ये देखा गया कि संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे होने के मुताबिक कुछ ज़्यादा ही जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखा रहे हैं सरकार के अंदर। और इस समय पे ये भी चीज़ें हुई सामने कि कई सारी ऐसी उन्होंने चीज़ें की संजय गांधी ने कि जब शहर को स्वच्छ और शहर को एक तरह से ब्यूटिफाई करने के लिए, एक तरह से सुंदर दिखाने के लिए स्लम्स को, झोपड़पट्टी को नष्ट किया गया, उनको हटाया गया, कई सारे रोड्स थी उनको तोड़ा गया, बाज़ारों को हटाया गया, पार्क और मॉन्यूमेंट्स को हटाया गया। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे करना शुरू कर दिया था। 18 जनवरी 1977 की बात बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये सब चीज़ें जब चली रही थी तो सडनली इलेक्शन को अनाउंस कर दिया। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अचानक से इमरजेंसी जो है उसको हटाया जाएगा और अब चुनाव कराए जाएंगे। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने ये डिसीजन लिया कि लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे मार्च के अंदर, मार्च के महीने में। उन्हें ये बताया जाता है कि इंदिरा गांधी को ये लग रहा था कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी दोनों को ही इस तरह की खबरें मिली थी इंटेलिजेंस की तरफ से कि आपके पक्ष में हैं सारी चीज़ें, जनता जो है आपके पक्ष में है, जबकि वो लोग ये भूल चुके थे इस समय पे कि जब सरकार ने प्रेस को बंद कर दिया है, जब मीडिया को बंद कर दिया है, तो लोगों तक खबरें कैसे पहुंच रही होंगी। लोग ये जानते थे उस समय पे कि जितनी भी खबरें उन तक पहुंच रही हैं वो हाईली सेंसर्ड है। तो ये पूरी तरह से सरकार जो चाहती है वही दिखाने के प्रयास है। इसकी वजह से सरकार ने मीडिया के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया था, और उसके बाद वो किस चीज़ों पर विश्वास करते हैं, जो उनको सुनी सुनाई बातें यहाँ वहाँ से पता चलती थी। इसके तहत यहाँ पे बताया जाता है कि इंदिरा गांधी जज करने में, जनता का जो मूड था, जो नेशन का मूड चल रहा था उस समय, तो उसको जज करने में असफल साबित हुई, और इसी के साथ उन्होंने चुनाव का ऐलान कर दिया। चुनाव का यहाँ ऐलान कर दिया जाता है, सारे के सारे जितने लोगों को अरेस्ट किया गया था उनको छोड़ दिया गया, प्रेस के ऊपर से, मीडिया के ऊपर से जो एक सेंसरशिप थी उसको हटा लिया गया। बताया गया कि पूरी फेयर तरीके से एक चुनाव कराया जाएगा। 16 मार्च को यहाँ पे एक फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर में चुनाव कराया जाता है। अलग अलग जो पार्टीज़ थी वो अपने कामकाज पे लग चुकी थी, जिनको अरेस्ट करके रखा गया था उनके लीडर्स को। यहाँ पे जब इस 16 मार्च के चुनाव के 1977 में जब रिजल्ट सामने आते हैं तो ये कांग्रेस के लिए, खासकर इंदिरा गांधी के लिए चौंका देने वाला था। कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी, संजय गांधी दोनों ही अपनी सीट से हार चुके थे। इंदिरा गांधी, संजय गांधी अपनी सीट हार चुके थे, कांग्रेस इस चुनाव को हार चुकी थी, और साथ ही साथ में इस पूरे चुनाव के अंदर करीबन 542 सीट्स में से 330 जो सीट थी वो जनता पार्टी और उसके जो एलाइज थे, जो बाकी पार्टियां साथ में मिलकर लड़ रही थी ये चुनाव, वो लोग जीते थे। कांग्रेस जो थी वो सिर्फ 154 सीट पर सिमट कर यहाँ पर रह गई थी। साथ ही साथ बाकी कुछ AIADM के पार्टी थी, उसके साथ में CPI थी, उनको कुछ सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस जो थी वर्चुअली एक तरह से आप देखें तो नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हो चुका था। और नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको अगर बताएं तो नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं, जो 7 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, तो नॉर्दर्न स्टेट्स, उनमें से 234 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें थी जो कांग्रेस पार्टी को मिली थी। इंदिरा गांधी को फाइनली इस मोमेंट पर आके, इस चुनाव के बाद, अपना PM का पद जो था वो छोड़ना पड़ा। तो आपने देखा कि कैसे फाइनली इंदिरा गांधी जो थी, 2 टर्म उनका जो एज आ प्राइम मिनिस्टर उनका टेन्योर चला, इसके बाद वो टेन्योर आके ख़त्म होता है इमरजेंसी के बाद, जो अचानक से उन्होंने चुनाव की घोषणा की थी, उस चुनाव में हारने के साथ। इसके बाद क्या हुआ कि देश में एक और दोबारा से जो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इसका सवाल खड़ा हुआ। इस बार जनता पार्टी की तरफ से भी 3 कैंडिडेट्स थे, जिनका नाम था मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम। इन सभी के बीच में जब निर्णय लेना था तो ये निर्णय लेने के लिए आगे लाया जाता है जयप्रकाश नारायण और JB कृपलानी को। इन दोनों सीनियर लीडर्स से पूछा गया। इसके बाद में फाइनली इन दोनों ने वोट किया। इन दोनों ने बताया कि जो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, वो होंगे 81 साल के मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने यहाँ पे 23 मार्च को 1977 23 मार्च भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली। अब मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनका टेन्योर कैसा रहा, किस तरह से उन्होंने काम किए, ये सब आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। उसके बाद में एक बार फिर से आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के अभी 2 और टेन्योर बचे हैं, 2 और टर्म उनके बचे हैं, तो वो भी, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। इंदिरा गांधी के ये जो एपिसोड आज जो था वो फेज़ 1 था उनके टेन्योर का पूरे एज अ प्रधानमंत्री। अब ये सेकंड एपिसोड जो होगा वो होगा जो आगे आएगा,
वो होगा इंदिरा गांधी के टेन्योर 2 पे, जो फेज 2 उनका रहा है। लेकिन उसके पहले आपके लिए हम बनाएंगे एक एपिसोड मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री टेन्योर में क्या हुआ, उसके बाद चौधरी चरण सिंह के टेन्योर में क्या हुआ। तो इसके लिए भी हम आपके लिए एपिसोड लेकर आएंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपकी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि प्रधानमंत्री सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए, उसके ऊपर और प्रधानमंत्री के बारे में आपको जानकारी दी जाए। तो आज आपके लिए इंदिरा गांधी के ऊपर आज ये एपिसोड लेकर आए थे। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिएगा। स्टडी IQ आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर आया है इस UPSC CSE के, जाके ज़रूर देखिएगा। अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। भारी डिस्काउंट पाने के लिए VJ Live कोड आपको लगाना है, ये आपको याद रखना है। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।